हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नोस्फेयर में आपका स्वागत है। आज मैं फिर लेके आया हूँ आपके लिए कक्षा 10 विज्ञान का एक और चैप्टर और उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में क्विक रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। आई होप कि आपको मेरे पिछले वीडियो पसंद आए होंगे और आप उन्हें लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए चलते हैं चैप्टर 8 आनुवंशिकता के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की ओर। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा वैज्ञानिक आनुवंशिकता के जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक भी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जेनेटिक्स से संबंधित यानी आनुवंशिकता के संबंधित नियम दिए और काफ़ी प्रयोग किए। अगला क्वेश्चन है, विभिन्नताओं यानी वेरिएशन के मुख्य स्रोत क्या हैं, यानी ये विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन है उत्परिवर्तन, दूसरा है जीन विनिमय यानी एक्सचेंज ऑफ जीन्स और म्यूटेशन। तो अगला है दोनों या कोई नहीं। तो उत्परिवर्तन यानी अचानक होने वाले जेनेटिक चेंज, यानी कोई भी अगर जीन में परिवर्तन हुआ अचानक से तो ये परिवर्तन कहलाते हैं उत्परिवर्तन और इस कारण विभिन्नता उत्पन्न होती है। और जीन विनिमय यानी अगर एक्सचेंज ऑफ जीन्स हुए, यानी डीएनए कॉपी होते समय जब डीएनए की कॉपी बनती है तो जीन एक्सचेंज होते हैं, तो उससे भी क्या हो सकता है, विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो यहाँ पर दोनों ही आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, कि उत्परिवर्तन और जीन विनिमय दोनों ही क्या है, विभिन्नताओं के स्रोत हैं। अगला, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया? तो उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। और अगर पूछा जाए कि मटर के पौधे का चयन ही क्यों किया, क्योंकि उन्होंने मटर के पौधों में अलग अलग वेरिएशन यानी विभिन्नताएं देखी। मटर के जो फूलों के रंग अलग अलग थे, इनके साइज अलग थे, कुछ लंबे थे और कुछ बौने पौधे थे, इसलिए उन्होंने मटर का पौधा चुना। अगला, मेंडल के नियमों में से कौन सा नियम पृथक्करण का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है? तो ये कहलाता है युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसे प्योरिटी ऑफ गेमीट्स भी लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो लक्षण है वो स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं, तो इसलिए इसे पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। आइए हम मेंडल के कुछ नियमों को देख लेते हैं। सबसे पहला है प्रभाविता का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस, या एक संकर क्रॉस यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी इसे कहते हैं, प्रभाविता का नियम। तो यहाँ पर क्या होता है, एक लक्षण प्रभावी होता है और दूसरा क्या होता है, अप्रभावी होता है, तो इसे इसलिए प्रभाविता का नियम भी कहते हैं। तो इस प्रयोग में मेंडल ने दो प्रकार के पौधे लिए, जो कि एक तो शुद्ध लंबे थे और दूसरे थे शुद्ध बौने। ठीक है, तो जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया तो पहली यानी F1 पीढ़ी में उन्होंने देखा कि सारे पौधे लंबे पैदा हुए, लेकिन कैसे थे वो, संकर लंबे यानी शुद्ध लंबे ना होकर उनमें से एक जीन तो लंबे पौधे से और एक जीन कहाँ से मिला था, बौने पौधे से इन्हें मिला था। ठीक है, ये वाला। तो इस तरह से क्या हुआ, ये संकर लंबे पैदा हुए, तो इसमें कोई भी बौना पौधा जो प्रकट नहीं हुआ, इसलिए इस जो बौनापन है वो अप्रभावी लक्षण हुआ, क्योंकि वो दिखाई नहीं दिया। और लंबा पौधा जो यहाँ उत्पन्न हुआ, इसलिए लंबापन जो है वो प्रभावी लक्षण कहलाएगा, इसलिए इसे प्रभाविता का नियम भी कहते हैं। अब इनका दूसरा जो नियम है युग्मकों की शुद्धता का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, जब इन्होंने इस F1 पीढ़ी जिसमें संकर लंबे पैदा हुए पौधे, तो उनके बीच में जब क्रॉस कराया आपस में, तो क्या हुआ, यहाँ पर जो F2 यानी दूसरी पीढ़ी में उन्होंने देखा कि कुछ पौधे शुद्ध लंबे थे, कुछ हाइब्रिड थे और कुछ शुद्ध बौने थे। ठीक है, तो 3 प्रकार के पौधे हमको मिले, जिसमें कि 1:2:1 का आपका जीनोटाइप अनुपात है, यानी अंदर का स्ट्रक्चर देखें तो एक तो शुद्ध लंबा है, 2 आपके संकर लंबे यानी हाइब्रिड लंबे हैं, और जो एक है वह शुद्ध बौना। तो ये तो हो गया जीनोटाइप अनुपात। ठीक है, जीनोटाइप। और अगर फिनोटाइप पूछेगा, यानी जीनोटाइप तो अंदर से स्ट्रक्चर हो गया, जीन्स कैसे हैं, इसमें शुद्ध हैं, इसमें मिक्स हैं और इसमें भी शुद्ध हैं। फिनोटाइप यानी दिखने में कैसे हैं, तो यहाँ देखेंगे ये तीनों ही क्या है, लंबे। तो इनका फिनोटाइप अनुपात क्या रहा, 3:1, यानी एक तो बौना पौधा है और आपके 3 जो है वो लंबे पौधे हैं। ठीक है, तो ये रहा युग्मकों की शुद्धता का नियम, जिसमें कि जो शुद्ध बौना जो लक्षण है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा था F1 पीढ़ी में,
यहाँ पर दिखाई दिया, ठीक है, और अपनी शुद्धता इसने बरकरार रखी, इसलिए इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखें, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए को हम आनुवांशिकता का वाहक यानी मैसेंजर ऑफ हेरिडिटी भी कहा जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखें, प्रभावी लक्षण क्या होता है? तो प्रभावी लक्षण क्या होता है? हमने देखा कि प्रभाविता के नियम में जो लक्षण प्रकट होता है, दिखाई देता है, तो वो कहलाता है प्रभावी लक्षण यानी डोमिनेंट कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन, एक संकर क्रॉस यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2PD का जीनोटाइप अनुपात क्या है? तो अभी हमने देखा कि जीनोटाइप अनुपात क्या था, 1:2:1। यहाँ पर देखें तो ये 1:2:1 ये F2PD का क्या है, जीनोटाइप अनुपात है। और अगर फिनोटाइप पूछेगा वो 3:1 है, क्योंकि 3 लंबे पौधे और 1 बौना पौधा था। लेकिन अंदर से यानी जेनेटिक स्ट्रक्चर में देखें तो जीनोटाइप 1:2:1। अब अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो अगर पूछा गया कितने जोड़े, तो आप लिखेंगे 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। अगर खाली पूछेगा कितने गुणसूत्र होते हैं, तब आप लिखेंगे 46, क्योंकि 23 का दुगना, जोड़े का मतलब आपको दुगना कर देना है। अब अगला क्वेश्चन देखें, तो हम देखें तीसरा नियम इनका जो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम मेंडल का। इसमें इन्होंने क्या करा, इस 2 जोड़ी लक्षण लिए। यहाँ पर देखें कि उन्होंने जो मटर के पौधे के बीज थे जो उनको देखा, तो उसमें 2 लक्षण थे, गोल और पीले थे, और कुछ थे झुर्रीदार हरे। तो यहाँ पर 2 जोड़ी लक्षण यानी 4 लक्षण लिए हैं, इसलिए इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर, क्योंकि 2 जोड़ी लक्षणों को लिया है यहाँ पर, इसलिए द्विसंकर क्रॉस भी कहा जाता है। तो इन्होंने जब इसमें क्रॉस कराया आपस में, तो उन्होंने देखा कि पहली पीढ़ी में सारे गोल पीले बीज वाले पौधे पैदा हुए, यानी यहाँ पर गोल पीला जो लक्षण है वह प्रभावी लक्षण है, और झुर्रीदार हरा जो है वो अप्रभावी लक्षण है, ठीक है। और अब इन्होंने जब, ये तो F1 पीढ़ी का रहा कि सारे गोल पीले पैदा हुए, अब इन्होंने जब इन F1 पीढ़ी के गोल पीले बीज वाले पौधों के बीच में आपस में क्रॉस कराया, तो उन्होंने देखा अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन मिले बहुत सारे इसमें F2 पीढ़ी में। तो F2 पीढ़ी में उन्होंने देखा कुछ गोल पीले थे, कुछ गोल हरे थे, कुछ झुर्रीदार पीले थे, और कुछ झुर्रीदार हरे थे। तो इनका फिनोटाइप अनुपात यानी बाहर से दिखने में जो अनुपात था वो था 9:3:1 का। तो द्विसंकर क्रॉस यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस में इनका जीनोटाइप अनुपात, फिनोटाइप अनुपात रहा 9:3:1 का। इसलिए हमने देखा इसमें कि जो सारे लक्षण थे वो स्वतंत्र रूप से प्रकट हुए, इसलिए इस नियम को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखें, मनुष्य में लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? तो मनुष्य में लिंग गुणसूत्र होते हैं X और Y, ठीक है। हम जानते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़ी, तो 22 जोड़ी होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है, और जो 23वां जोड़ी होता है वो अलग अलग होते हैं, उनको कहते हैं हम लिंग गुणसूत्र। अब अगला क्वेश्चन, विषमजात गुणसूत्र क्या होते हैं, यानी हेटेरोसोम्स जो हैं वो क्या होते हैं? तो विषमजात गुणसूत्र यानी लिंग गुणसूत्र, क्योंकि हमने अभी बताया कि 22 जोड़ी गुणसूत्र तो सेम होते हैं, वो समजात होते हैं, यानी नर और मादा में 22 जोड़ी दोनों सेम होते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ी है वो ही क्या करता है, नर और मादा में अंतर प्रकट करता है, इसलिए इसे लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं, क्योंकि यही जो है वो बच्चे का लिंग तय करता है। इनको कहते हैं हम विषमजात या लिंग गुणसूत्र, जो कि नर में XY होता है और मादा में होता है XX, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखें, द्विसंकर क्रॉस में F2 पीढ़ी का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? तो अभी हमने देखा कि जो द्विसंकर क्रॉस में 9:3:3 का फिनोटाइप अनुपात था, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है? माता के गुणसूत्रों से, पिता के गुणसूत्रों से, या दोनों के गुणसूत्रों द्वारा, या कोई नहीं? तो माता और पिता दोनों के गुणसूत्र तय करते हैं कि मनुष्य का जो है वो लिंग निर्धारण कैसे होगा, यानी लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीन कहाँ स्थित होते हैं? तो जीन कहाँ होते हैं? गुणसूत्रों में, यानी क्रोमोसोम्स के अंदर ही जीन स्थित होते हैं, और जीन जो होते हैं वो हमारे हर एक लक्षण के लिए, जैसे कि आंखों का रंग, बालों का कर्ली होना या स्ट्रेट होना, त्वचा का रंग, ये सब
क्या होते हैं, कैरेक्टर्स जीन द्वारा ही तय होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, एक संकर क्रॉस यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अभी हमने जो देखा था पहले जिसमें क्या था कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दिख रहे थे, उसमें कितने जोड़े विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया जाता है? तो एक जोड़ी विपरीत लक्षणों का यानी अध्ययन किया जाता है, यानी 2 लक्षणों का एक जोड़े, जिसमें एक था लंबा था और पौधा और एक था बौना पौधा। ठीक है, तो एक जोड़े विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। किसी जीव के आनुवंशिक संगठन को क्या कहते हैं? तो आनुवंशिक संगठन को हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप, यानी अंदर से उसका जो जीन्स है वो कैसे हैं, जैसे समजात हैं या विषमजात। यानी जैसे हमने देखा कि लंबे पौधों का जीनोटाइप क्या था? कैपिटल टी दोनों। ठीक है, अगर एक बार फिर देखें यहाँ पर, तो लंबे पौधों का जीनोटाइप है टी कैपिटल टी, और शुद्ध वनों का ये है स्मॉल टी, और जो मिक्स यानी हाइब्रिड लंबे हैं वो कैपिटल और स्मॉल टी से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें, पुरुष में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं, यानी कौन से लिंग क्रोमोसोम्स होते हैं? पुरुष में होते हैं एक्स और वाई। ठीक है, और मादा में क्या होते हैं, यानी महिला में होते हैं एक्स और एक्स, यानी दोनों। ठीक है, पुरुष में ये अलग अलग होते हैं और महिला में ये दोनों सेम एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, अगला देखें, एक जीन में कितने एलील होते हैं? तो मानव में जो होता है वो एक जीन में 2 एलील होते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा कि 2 गुण हमने हर बार लिया है, तो जैसे कैपिटल टी 2, स्मॉल टी 2, तो एक जीन में 2 एलील होते हैं। अगला है, समयुग्मजी अवस्था क्या होती है? तो होमोजाइगस जो स्टेज है, यानी जब जीन के दोनों एलील समान हो, जैसे कि हमने देखा कि लंबे पौधे में क्या था, दोनों ही कैपिटल थे, तो वो दो क्या थे, समयुग्मजी थे, दोनों एलील समान थे। ऐसे शुद्ध बौने में क्या थे, जो स्मॉल टी थे दोनों, तो वो भी समयुग्मजी थे। ठीक है, और जैसे मिक्स देखा हमने जिसमें क्या था कि एक कैपिटल टी और स्मॉल टी से दर्शाया गया था, तो वो क्या था आपका विषम युग्मजी यानी हेट्रोजाइगस था, उसमें एलील समान नहीं थे, एक छोटा था और एक बड़ा था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें, एक संकर क्रॉस यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 पीढ़ी के सभी पौधे कैसे दिखते हैं? तो एक संकर क्रॉस में क्या था, हमने लंबे और बौने पौधों के बीच में क्रॉस कराया, तो पहली पीढ़ी के सभी पौधे कैसे दिखते हैं? लंबे, यानी प्रभावी लक्षण वाले। यहाँ पर लंबापन क्या था? प्रभावी लक्षण। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप देखें, मनुष्य में लिंग का निर्धारण कौन से क्रोमोसोम करते हैं? तो मनुष्य में लिंग का निर्धारण करते हैं हेट्रोसोम, यानी विषम जो गुणसूत्र होते हैं, यानी जो 22 जोड़ी तो सेम होते हैं वो कहलाते हैं ऑटोसोम, क्योंकि वो सेम होते हैं दोनों नर और मादा में। लेकिन जो 23वां जोड़ी होते हैं वो होते हैं क्या? हेट्रोसोम, यानी विषमजात गुणसूत्र होते हैं। वो जो मनुष्य में नर होते हैं उसमें तो एक्स वाई होते हैं, और जो नारी होती है यानी महिला होती है उसमें एक्स और एक्स दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो ये जो लिंग गुणसूत्र होते हैं इनको हम हेटेरोसोम भी कहते हैं, यानी विषमजात गुणसूत्र भी कहते हैं। तो इस तरह हमने देखा मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण इनके जो हेटेरोसोम होते हैं गुणसूत्र, जो कि नर में एक्स वाई और मादा में एक्स एक्स होता है, उनके द्वारा होता है। ठीक है, तो आज आपने चैप्टर 8 आनुवंशिकता के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखा, इन्हें हल किया। आई होप कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू।